और डोजिंग और पैथोलॉजी अप टू डेट माइक्रोमेडिक्स, हिपोक्रेट्स, बीएनएफ चिल्ड्रन और स्टैनफोर्ड। न्यू फैक्ट्स ऑनलाइन भी अगर होती है तो उसमें पीडियाट्रिक्स और न्यूनेट्स के वापस डोजिंग वगैरह हमें अच्छी वहां से मिल सकती है। फॉर एंटीबायोटिक क्वेरीज, जैसे AQH में एंटीबायोटिक पूरी गाइडलाइन हमारे पास है, जो कि हमारे पास हॉस्पिटल में विद इन 2 to 3 ईयर्स हमारे पास रिवाइज होती है। अगर आपके हॉस्पिटल में कोई फॉर्मुलरी वगैरह या एंटीबायोटिक गाइडलाइंस नहीं है तो अप टू डेट माइक्रोमेडिक्स और न्यू फैक्ट्स हमारे पास बेस्ट इंजन है, जहां से आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक रिलेटेड क्वेरीज को रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। फॉर अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं एंटी एपिलेप्टिक्स की फॉर एग्जांपल बात करूं, तो मोस्टली जो एंटी एपिलेप्टिक्स हमारे पास आती हैं वो यूजुअली क्लास और कैटेगरी डी में आती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट दैट यू शुड इन्फॉर्म डॉक्टर दैट दे आर नॉन कंपेटेबल विद ईच अदर। तो वहां पे हम क्या करते हैं, मोस्टली एंटी एपिलेप्टिक्स में 2 आवर्स तक की क्लॉक प्रिपेयर करवाते हैं ऑल्टरनेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेविटारिसेटाम, फिनोबार्बिटॉन और फेनेटोइन अगर यूज हो रही होती है तो मोस्टली हम क्या कहते हैं कि उनको इसकी क्लॉक पूरी बना दें। क्लॉक किस तरह से बनती है कि हर एंटी एपिलेप्टिक्स में 2 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो ड्रग क्या करेगी, आपस में इनकम्पेटेबल हो जाएगी, अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। और मोस्टली जो हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक्स होती है उनकी हाफ लाइफ को भी मालूम होना चाहिए बीइंग अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट कि हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक्स क्या होती है। लेविटारिसेटाम हो गई या हमारे पास वेल्प्रोइड की हाफ लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है। तो यूजुअली हम इनको इस तरह की क्लॉक प्रिपेयर करवाते हैं पर डे, ताकि वो हर 2 आवर्स के बाद दूसरी एंटी एपिलेप्टिक्स मिले, तो पीक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स विद इन अ ब्लड हमारे पास मेंटेन्ड रहे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग डाइल्यूशन और कंपेटेबिलिटी अगर क्वेरीज आती हैं फॉर पीडियाट्रिक्स के लिए, तो ग्लोबल RPH हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो वहां से भी ड्रग डाइल्यूशन और कंपेटेबिलिटीज को आप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेनेटोइन, एम्फोटेरिसिन, फिल्जिन, ये ज्यादातर और कैल्शियम ल्यूकोवॉरिन, ये यूजुअली हमारे पास कंपेटेबल होती हैं D5W में। अगर इस तरह की क्वेरी है कि जिसमें पीडियाट्रिक हाइपर ग्लाइसीमिया के साथ है और आपको सिर्फ नॉर्मल सलाइन में से कंपेटेबिलिटी देखनी है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हमारे पास जो होती हैं वो कंपेटेबल होती हैं, लेकिन कुछ सर्टेन ड्रग्स है जो कि कंपेटेबल कंप्लीटली नहीं होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके ड्रग कंपेटेबिलिटी मालूम करें और बताएं कि अगर ये कंपेटेबल नहीं है तो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो साथ में आप इसको दूसरी भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और माइक्रोमेडिक्स इज अनदर काइंड ऑफ इंजन जहां से आप ड्रग कंपेटेबिलिटी या डाइल्यूशंस को क्वेरीज को देख Sorry, सकते Dr. Sabha. हैं। Can you please repeat as the sound was got buffered? Can you please repeat the ओके, last? ड्रग डाइल्यूशन कंपेटेबिलिटी पॉइंट। Yes, please. Okay, I'm talking about drug dilution and compatibility. Global RPH and micromedics both are the engines from where you can easily retrieve any kind of a query that is related to a drug dilution or compatibility. मैं इसमें से एग्जांपल्स को डिस्कस कर रही थी कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि ओनली कंपेटेबल होती हैं D5W में, लाइक डेक्सट्रोज 5% के अंदर। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है जिसमें पीडियाट्रिक पेशेंट है और इसके रेफ्लोज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं, या अगर आप इसको नॉर्मल सलाइन में कंपेटेबल करना चाह रहे हैं और कोई ड्रग हमारे पास कंपेटेबल नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी इन्फॉर्म करवाएंगे बीइंग अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट, क्योंकि जब वो कंपेटेबल ही नहीं होगी तो वो अपना इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करेगी। लास्ट हमारे पास क्वेरीज हैं कंपाउंडिंग की, लाइक AQH में हॉस्पिटल हमारे पास फॉर्मुलरी है जहाँ पे सिरप्स की पूरी कॉम्पोजिशन हमारे पास होती हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई भी फॉर्मुलरी वगैरह या हॉस्पिटल की नहीं प्रिपेयर्ड है, तो इपोक्रेट्स इज अ बेस्ट सोर्स, जहाँ से सिंपली हमारे पास सिरप्स की स्ट्रेंथ भी होती है और सिरप कन्वर्जन भी बहुत अच्छी वहाँ पे दी हुई होती है अलॉन्ग विद डोजेस। तो पीडियाट्रिक्स के लिए इपोक्रेट्स इज द बेस्ट सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है डोज कैलकुलेशन फॉर अ पीडियाट्रिक। वहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास यूनिटरी मेथड यूज होता है फॉर द ड्रग कैलकुलेशन। यूनिटरी मेथड इज सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और जो सेकंड हमारे पास यूज होता है दैट इज एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड इज मोस्टली यूज PICUs में यूज होता है, ये क्रिटिकल केयर एरियाज में, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ यूज होती है टू मेक अ सेम प्रोडक्ट, लाइक परसेंटेजेस ऑफ ड्रिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12.5% की ड्रिप बनानी है एंड यू हैव 5% और 10%, तो ये एलिगेशन मेथड इजीली भी आपको गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहां से मिल सकता है। तो इन दोनों अगर सॉल्यूशंस को हम यूज करवाते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो होता है, हमें किस तरह से प्रोडक्ट जो लास्ट ड्रिप होती है उसकी परसेंटेज हमें बनानी होती है। तो ये हमारे पास सिर्फ क्रिटिकल केयर एरियाज में यूज होता है, जहाँ पे आपको कंप्लीट GIR पर डे के हिसाब से मेंटेन करवाना होता है। मतलब मोस्टली जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है पीडियाट्रिक्स में वो यूनिटरी मेथड से यूज होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन पीडियाट्रिक्स पर डे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो डॉक्टर्स एंड में भी यूज होता है, दैट इज फॉर्मूला हॉलीडे सिगार रूल, 4:2:1। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप 4:2:1 से कर लें, या फिर आप सिंपल जिस तरह से चार्ट दी हुई है कि 3 to 10 kg अगर वेट है तो सिंपल आप 10 kg तक के जितने भी वेट के पीडियाट्रिक हैं तो आप उसको 100 ml पर केजी के हिसाब से ले लें, तो वो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। 12 आवर्स में उसको एडमिनिस्टर करना है, 24 आवर्स में करना है, 6 to 8 आवर्स में आपने उसको एडमिनिस्टर करना है उस वॉल्यूम को। तो आप सिंपली उस टोटल वॉल्यूम एक्स वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे उस आर से, तो आपके पास इसमें पर आवर की आपके पास इसमें वैल्यू आ जाती है। अगर वेट 10 केजी से ज्यादा का है तो सिंपली क्या करेंगे, 100 ml पर केजी करेंगे प्लस 50 ml पर केजी फॉर ईच वेट, यानी कि 11 केजी 12 केजी, तो इसमें आप इसको प्लस करते जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, और उसको आप डिवाइड कर दें जितने भी वॉल्यूम को आपने जितने भी आवर्स में इन्फ्यूज करना है। तो ये सिंपल आपको बस पर आवर के हिसाब से ml पर केजी पर डोज आपके पास इसमें मालूम हो जाती है वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है पीडियाट्रिक्स में क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैसे मालूम करते हैं। मोस्टली हमारे पास अडल्ट में कौन सा होता है, कॉकक्रॉफ फॉर्मूला यूज्ड होता है, लेकिन पीडियाट्रिक्स में हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड आउट करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। इफ द वेट ऑफ अ पेशेंट इज लेस देन 40 kg, वी मोस्टली यूज शॉर्ट्स फॉर्मूला बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ये जो पिक्चर है ये डायरेक्ट आप अगर ऑनलाइन भी गूगल पे सर्च करेंगे शॉर्ट्स फॉर्मूला बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तो ये आपको स्क्रीन ओपन होती है। इसमें देर इज नो नीड टू रिमेंबर के वैल्यू ऑफ पेशेंट, जिसमें इन्फेंट्स अगर आपके पास हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ये यूज करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी ड्रग इन्फॉर्मेशन की कोई भी कॉल आती है, या फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल राउंड्स पे हैं, वहां पे आपको अगर कह रहे हैं कि इस पेशेंट के में क्रिएटिनिन क्लियरेंस या एडजस्टमेंट करनी है, तो यू शुड नो दैट ईदर द पेशेंट इज लो मॉलिक्यूलर लो बर्थ वेट पेशेंट है, या फिर नॉर्मल वेट है, जैसे मैंने प्री मेच्योर और टर्म बॉर्न न्यूनेट्स में बताया, क्योंकि इसके हिसाब से के की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती चली जाती है। या फिर चिल्ड्रन है या अडोलेसेंट है, उसके हिसाब से जो के की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दैट के वैल्यू। क्रिएटिनिन हम इसमें पुट करते हैं, और हाइट हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, इसको करके आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमारे पास आ जाती है। उसके हिसाब से फिर आप इसकी डोज एडजस्टमेंट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिनिन या यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट बहुत ही अच्छा होता है, जैसे हमारे पास यूरिन आउटपुट की भी रेंजेस होती है, ओलिगूरिया तो नहीं है, पॉलीयूरिया है, या फिर हमारे पे यूवोलेमिक बच्चा है। अगर क्रिएटिनिन हमारे पास इंक्रीज हो रहा है एंड पेशेंट का यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा है, सो देयर इज नो नीड टू एडजस्ट एंटीबायोटिक। अगर क्रिएटिनिन हमारे पास कम है और यूरिन आउटपुट वो नहीं बना रहा, सो देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ किडनी हिट, तो उस वक्त आपको एंटीबायोटिक्स की फ्रिक्वेंसी या डोजेस को एडजस्ट करवाना होता है। अगर वेट हमारे पास पीडियाट्रिक का 40 केजी से ज्यादा है, लेकिन एज हमारे पास कम है लेकिन वेट ज्यादा है, क्योंकि हम मोस्टली पीडियाट्रिक्स में अगर 40 केजी तक का बच्चा है तो हम इसको पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं। अगर 40 केजी से वेट ज्यादा है तो दे विल कम अंडर अडल्ट, तो हम उसमें अडल्ट डोजेस को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज अ रोल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट या जेडी। क्रिएटिनिन क्लियरेंस एडजस्ट करवाना, आईवी टू ओरल कन्वर्जन करवाना, इट्स अ जेडी ऑफ अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट। इसके साथ साथ अगर पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट कोई भी है तो वो लैब रिपोर्ट्स का भी ख्याल करें। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरटोनिक सिलाइन, अगर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स है या न्यूरो की किसी भी कंडीशन में हमारे पास हाइपरटोनिक सिलीन यूज हो रहा है, जिस जो कि हमारे पास ज्यादातर हाइपोनेट्रीमिया में यूज होता है। अगर हमारे पास यूज हो रहा है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट टू चेक सोडियम। अगर सोडियम हमारे पास टारगेट 150 to 155 का है एंड द रीसेंट सोडियम ऑफ अ पेशेंट इज 160, यू कैन इंटरवीन देयर। कि आपके पास सोडियम इतना हाई हो गया है तो आप हाइपरटोनिक सलाइन को स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीआई लॉस है, आपके पास रीनल लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस की वजह से, पोटेशियम रिप्लेस हो रहा है, अगर पोटेशियम आपके पास आप इसको चेक कर रहे हैं और पोटेशियम आपके पास फॉर एग्जांपल रेंज है इसकी 3.5 to 5.5, अगर पोटेशियम आपका 6 तक का आ रहा है, so इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स कि आप इसको स्टॉप करवाएं। तो मल्टीपल चीजों में पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट का रोल आता है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में बताया, ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एमिक एसिड अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग है, जो कि आपके पास इट शुड नॉट बी गिवन, इट शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन माइसीनिया ग्रेविस पेशेंट। अगर किसी भी तरह की कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए कि उस ड्रग का एडीआर क्या हो रहा है और वो किस कंडीशन को ज्यादा एग्जेजरेट करवा रही है। सो दीज आर द जेडीज ऑफ अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट। और भी बहुत सारी जिसमें हमारे पास टीपीएम प्रिपरेशंस आ जाती हैं, नॉर्मल डोजेज आ जाती है, फ्रिक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल आप एल ट्रोम्बोपैक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं,
एल ट्रोम्बोपैक इज अ काइंड ऑफ अ थ्रोम्बोपोएटिक ड्रग है जो कि प्लेटलेट प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती है। अगर ये हमारे पास यूज हो रही है पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में, जैसे कीमो वगैरह के पेशेंट्स में यूज हो रही है, ब्लड कैंसर्स वगैरह में, अगर ये यूज हो रही है, इसके साथ अगर कोई भी एंटासिड यूज हो रहे हैं, जिंक सल्फेट यूज हो रहे हैं आपका फॉर द डायरिया, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स कि आप डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें कि इसकी फ्रिक्वेंसी में और एंटासिड्स या जो भी हमारे पास पीपीआईज यूज हो रहे हैं, इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। प्लेटलेट काउंट्स को साथ साथ चेक करते रहें। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फार्मासिस्ट आती हैं। लास्ट बीसीपीएस कोहॉर्ट 1 में ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, जो कि आपको वीडियो इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। uh, this in this lecture I have added 3 main cases, जिसमें RSV, ओटाइटिस मीडिया और हमारे पास तीसरी इम्यूनाइजेशन रिलेटेड है। उसकी डिस्कशन भी लास्ट स्लाइड्स में है, लेकिन मैं उसको ज्यादा अच्छे से डिस्कस करूंगी। जो लास्ट के हमारे पास 3 है, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस और कावासाकी डिजीज, ये लास्ट में डिस्कस हुए हैं। जो मैं सबसे ज्यादा उसको इतना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसको सुपरफिशियल लेके चलूंगी। अगर आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट लगती है तो एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन फ्रीली आस्क मी। नंबर 1 केस स्टडी है जो कि हमारे पास रिलेटेड है आरएसपी। बीसीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब भी बीसीपीएस एग्जामिनेशन आती है, सैंपल पेपर्स अगर मैंने इसमें देखे भी हैं लास्ट के, तो उसमें ज्यादातर केस स्टडीज आती हैं। और केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ द डिजीज। बेसिक्स ऑफ द डिजीज के साथ साथ उसके सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, और फिर इसके हिसाब से आपको इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस पे मार्क करना होता है। केस नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू आरएसपी। केस 1 है 18 month old with history of premature birth and CLD is admitted to the PICU with RDS requiring intubation, fever and a 3-day history of cold-like symptoms. A nasal swab is positive for respiratory tract infection. Which is the best intervention? Pembrolizumab, dexamethasone, cefuroxime और supportive care. तो आरएसवी को डिस्कस करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ताकि पता लगे कि मेन इसमें ट्रीटमेंट क्या जाती है। आरएसवी इज अ काइंड ऑफ अ कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस दैट मोस्टली कॉजेज अ माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स। मोस्टली जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं विद इन वीक और 2 वीक्स में, और ये यूजुअली सीरियस इन्फेक्शन कॉज करवाता है इन ओल्डर अडल्ट और इन इन्फेंट्स में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि सीजनल अकरेंस होती है। स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा जो केसेस आरएसपी की पीआईसीयूज में आते हैं, पीडियाट्रिक्स में आते हैं, वो अक्टूबर टू लेट जनवरी में आते हैं, और इसका सीजन कम होता जाता है जनवरी टू अर्ली अप्रैल में। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इस वायरल इन्फेक्शन के? अगर न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में देखें तो दे कैन डेवलप अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक सिम्टम्स। ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया में सबसे ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, वीजिंग, लेथार्जी, फीवर, इरिटेबिलिटी और एपनिया लाइक सिम्टम्स। यंग चिल्ड्रंस हैं तो उसमें अपर सिम्टम्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक इन्फेक्शन लाइक राइनोरिया और कफ। आरएसवी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटिस वायरस डेवलप हो रहा है तो किन पेशेंट्स में सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है? लाइक प्री मेच्योर बर्थ है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, बीपीटी के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, मॉडरेट टू सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि रेस्पिरेटरी सिंसाइटिस वायरस उनमें भी अटैक करे। और लास्ट, इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट। देन वी हैव अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मोस्टली जो हमारे पास आरएसवी में होती है उसमें सपोर्टिव केयर देते हैं, जैसे मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपके पास एक्सटर्नली ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, क्योंकि एयरवे पेटेंसी वहाँ पे मेंटेन नहीं होती। हाइड्रेशन मोस्टली दे रहे होते हैं क्योंकि फीवर वहाँ पे परसिस्ट करता है, जस्ट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जस्ट टू प्रिवेंट द चिल्स एंड हाइपरथर्मिया। इसके अलावा एनर्जेटिक्स देते हैं फॉर फीवर के लिए। मोस्टली हमारे पास क्लिनिकली राइबाविरिन इज नॉट यूज्ड। ये उस वक्त यूज होती है अगर पेशेंट हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोई भी कीमो रिलेटेड है, एचआईवी रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम राइबाविरिन को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं है तो हम राइबाविरिन मोस्टली यूज नहीं करते हैं। राइबाविरिन से एंटीवायरल ड्रग होती है जो कि आरएनए और डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ अ वायरस को इनहिबिट कराती है। या फिर इनहेल्ड बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट हमारे पास यूज होते हैं, जिसमें इनहेल्ड एपिनेफ्रीन यूज होती है। मोस्टली जो एपिनेफ्रिन हमारे पास जो नेब्स में यूज होती है, ये क्रूपी कॉफ में यूज होती हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है कि अल्फा 1 और बीटा 1 मिक्स्ड एगनिस्ट होती है, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाती है और हमारे पास एयरवे एडिमा को डिक्रीज करवाती है। थर्ड, हमारे पास इनहेल्ड हाइपरटोनिक सलीन नेबुलाइजर भी यूज होते हैं। ये भी हमारे पास लेरेंजियल म्यूकोजल एडिमा को डिक्रीज करवाती है बाय इंक्रीजिंग सोडियम एंट्री इनटू द एल्वुलाई में, एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। और ये डिहाइड्रेट करते हैं एयरवे सर्फेक्टेंट को, जो कि हमारे पास एट द लास्ट ब्रोंकियल और एयरवे एडिमा को रिड्यूस करवाते हैं। आरएसवी में ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास यूजुअली पेलिविजुमाब ही जाती है। कोई भी एंटीबायोटिक्स वहाँ पे यूज नहीं होती हैं अनटिल और अनलेस अगर आपको
प्रोफाइलेक्टिक देखें तो वी कैन सिंपली यूज नोन फार्माकोलॉजी का ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास अवॉइड क्राउड आता है, जिसमें सबसे ज्यादा आरएसवी के चांसेस हो सकते हैं, या फिर गुड हैंड हाइजीन को कर सकते हैं क्योंकि ये स्प्रेड होता है। Pembrolizumab is a kind of a drug, ये immunoglobulin के तौर पे यूज होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, बट नॉट यूज्ड येट इन पाकिस्तान। इसकी डोजिंग होती है 15 mg पर kg पर डोज IM, दैट इज गिवन मंथली ड्यूरिंग RSV सीजन फॉर अप टू 5 डोजेस। ये हमारे पास जो नेक्स्ट चार्ट है, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स से एक्सट्रैक्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास BCPS में केस स्टडीज में आते हैं। इसमें सिंपल क्या है कि हमारे पास गस्टेशनल एज है, स्टार्ट ऑफ द RSV सीजन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी में हमारे पास होता है, और हमारे पास क्राइटेरियाज है कि किस किस तरह के अगर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स आते हैं तो उसमें हमारे पास डोजेज आपके पास रिक्वायर्ड होती है। लाइक न्यूनेट है, लेस देन 29 डेज का है, यानी कि लेस देन 1 ईयर का भी नहीं है। ये जो हमारे पास एज दी हुई एट द स्टार्ट ऑफ द RSV सीजन, ये हमारे पास कंप्लीट 12 मंथ्स दिए हैं कि कब हमारे पास स्टार्ट हुआ है। इसके हिसाब से अगर कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है तो सिंपली आपको 5 डोजेज ऑफ द पेलीविजुमाब को कंसिडर करना है। इसके अलावा अगर हमारे पास न्यूनेट से बच्चा बड़ा है, यानी कि इन्फेंट के क्राइटेरिया में आता है, लेस देन 12 मंथ है RSV का सीजन, तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास क्रॉनिक लंग डिजीज का है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी हम 5 डोजेस को कंसिडर करते हैं। इसी तरह से जो नीचे भी हमारे पास हैं, इसमें सारे इसी तरह से दी में कोई भी एज क्राइटेरिया है, उसके हमारे पास लेस देन 24 मंथ्स है, जो कि हमारे पास 2 साल है, यानी कि कंप्लीटली जो सीजन आपके पास इसमें RSV का दिया हुआ है, ये सीजन है हमारे पास जो 24 और 12 है। इसमें भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्राइटेरियाज, या यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं RSV को, कि अगर हमारे पास प्री मेच्योर है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, CLD का CHD का पेशेंट है, तो उसमें चांसेस हैं कि RSV सिवियरिटी पे कॉज करे, और ये आपके मैक्सिमम 5 डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं। द बेस्ट इंटरवेंशन क्या है? पेलीविजुमाब। डेक्सामेथासोन का कोई रोल नहीं होता। पेलीविजुमाब हम यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक, मैंने जैसे पहले बताया कि इट्स नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। पेलीविजुमाब Dr. Sabha, wait please. It is requested to participant that please mute your mics. Should I continue now? Yes, Dr. Sabha, please continue. Okay. So the next case is related to otitis media. The case is 4-year-old boy diagnosed with 4th case of otitis media in 12 months. No evidence of hearing loss or delayed language skills. Options are long-term antibiotic prophylaxis, tympanostomy tubes, high-dose amoxicillin, and ensuring he is up to date on pneumococcal or influenza vaccines, and no antibiotic therapy is warranted. So otitis media. What is otitis media? It's an inflammation of middle ear. If it causes a fluid inflammation along with a fluid enlargement in the middle ear, so that condition is known as otitis media with effusion. मोस्टली हमारे पास इसमें एविडेंसेस होते हैं लोकल इन्फेक्शन के, और ये सिस्टमिक इलनेसेस भी कॉज करवाते हैं। सो ओटाइटिस मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली एट अ टाइम, अदरवाइज ओटाइटिस मीडिया के जो इन्फेक्शन होते हैं वो आपके ब्रेन की तरफ पास होते हैं, वो मेनिंजाइटिस कॉज करवाते हैं सीवियर कंडीशंस के। और रीअकरेंट ओटाइटिस मीडिया इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन जिसमें 3 or more episodes of otitis media per 6 month, 4 episodes per year, या 1 episode per 6 month. So ये हमारे पास क्राइटेरिया आता है कि ये रीअकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है। What are the risk factors for the development of the otitis media? यंग एज है जिसमें 2 to 3 years के पीडियाट्रिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा प्रोन होती है। डे केयर अटेंडीज है जिसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल या कम्युनिटी एक्वायर्ड के होते हैं। एनी काइंड ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया, कॉक्यूलर इम्प्लांट है, इम्यून डेफिशिएंसी है, या फिर जो पेशेंट हमारे पास पीडियाट्रिक है वो अनवैक्सीनेटेड है, नीमोकोकल या फिर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमारे पास पास्ट में नहीं लगी है, क्लिफ्ट पैलेट का बच्चा है जिसमें क्रेनियोफेशियल हमारे पास सर्जरीज है। वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओटाइटिस मीडिया के लिए, क्योंकि नीमोकोकल जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है दैट कवर्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया, जो कि मैं फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कॉमन पैथोजेंस हमारे पास वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टोकोकल हो सकता है, निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला कैटेराइस, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव पे हमारे पास दोनों आ जाते हैं।
साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास मोस्टली ये ओटेल्जिया कॉज करवाते हैं, दैट इज अ ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द मिडल एयर, एरिथमा, ओटेल्जिया कॉज करवाते हैं, एयर पेन, फीवर और स्लीप चेंजेस। Why it is important to discuss sleep changes with otitis media? क्योंकि अगर हम बात करें like sleeping on one side for several hours, तो it disturb blood circulation in air, और पिलो ओटेल्जिया, ये पिलो ओटेल्जिया और ओटोरिया की कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं, और ये ट्रोमेटिक इम्प्लांट यूजुअली कॉज करवाते हैं ऑन अ टेम्पोमेंडिबुलर जॉइंट पे, जिसकी वजह से हमारे पे इन्फ्लेमेशन होती है और सिवियरिटी पे वो इन्फेक्शन कॉज करवाता है। तो स्लीप चेंजेस भी जो होते हैं वो आपके पास इनिशियली ओटेल्जिया कॉज करवाएंगे, फिर इन्फ्लेमेशन की तरफ कॉज करेंगे, वो फिर आपके पास इसमें सिवियरिटी पे मेनिंजाइटिस तक जाते हैं। दिस चार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ट्रीटमेंट बताई हुई कि कब आपको डिलेड एंटीबायोटिक यूज करनी है और कब आपको एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करनी। लाइक अगर हमारे पास ओटोरिया है, ड्रेनेज हो रही है फ्रॉम द मिडल एयर और सीवियर सिम्टम्स है, अगर हमारे पास सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं तो वी कैन सिंपली स्टार्ट एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन 80 to 90 mg per kg per day in 2 divided doses। मोस्टली हमारे पास ऑगमेंटन ओरल 10 mg per kg per dose Q8 आरडी से जाती है, और आईवी 30 mg per kg per dose Q8 आरडी से। लेकिन ओटाइटिस मीडिया स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें हाई डोज एमोक्सिसिलिन यूज्ड होती है, और एक Q12 to 8 आवरली दोनों की फ्रीक्वेंसी से यूज हो सकती है। अगर हमारे पास पेशेंट एलर्जिक टू द पेनिसिलिन है, वी Dr. Sabha, you are muted, I think so. Dr. Sabha, you are muted. Am I audible now? Yes, Dr. Sabha. Okay. कहाँ से स्टार्ट करूँ डॉक्टर आना? Same from comoxiclave, you were just telling about Okay. high dose comoxiclave. Am I audible now? Yes, yes, Dr. Sabha, you are audible. Okay. Okay. So I was talking about the use of amoxicillin, that is a high dose 80 to 90 mg per kg per day in 2 to 3 divided doses. If the patient is allergic to penicillin, we can switch to cephalosporin. लेकिन मोस्टली हमारे पास पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं तो वो cephalosporin से भी एलर्जिक होते हैं, तो मोस्टली हम स्विच करते हैं टुवर्ड्स अमाइनोग्लाइकोसाइड जिसमें क्लिंडामाइसिन यूज होती है। अगर हमारे पास पेशेंट में ओटोरिया की कंडीशन नहीं है, अगर हमने इवेलुएट किया है आफ्टर 48 टू 72 आवर्स के बाद, इफ द सिम्टम्स आर डेवलप, तो वहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिलेड एंटीबायोटिक्स यूज करवा सकते हैं। लाइक हमारे पास यूजुअली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं 6 to 3 ईयर्स तक के बच्चों में हम एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करवाते, वहाँ पे सिंपली एनाल्जेसिक से ही इफेक्ट आ जाता है। अगर हमारे पास इसमें सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो वी कैन यूज ऑगमेंटन ही हम वहाँ पे यूज करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स इसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। लाइक अगर हमारे पास लेस देन 2 ईयर्स के हैं, सीवियर सिम्टम्स हैं, तो 10 डेज तक के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स जाती हैं। 2 to 5 ईयर्स तक के हैं, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो 7 डेज तक के लिए यूज होती हैं। 6 ईयर से ज्यादा के अगर हमारे पास बच्चे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो 5 to 7 डेज इज मिनिमम हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट होती है। अगर दूसरी साइड पे अगर हम आएंगे, सिम्टम्स हमने देखे कि वहाँ पे इनिशियली एमोक्सिसिलिन हमने स्टार्ट करवा दिया, आफ्टर 48 टू 72 आवर्स के बाद स्टिल हमारे पास सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम ऑल्टरनेटिवली की तरफ जाते हैं, क्लिंडा को यूज करवाते हैं, साथ में सेफ्ट्राक्सोन को यूज करवा रहे होते 50 mg पर केजी पर डोज QD फॉर 3 डेज के लिए, या फिर टिम्पेनोसिंथेसिस की कंडीशन ट्रीटमेंट यूज होती है जो कि हमारे पर रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एयर से करवाते हैं, जिससे भी इन्फेक्शन के चांसेस हमारे पर रिड्यूस होते जाते हैं। So this chart is very important. जब भी हम ओटाइटिस मीडिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। लाइक अगर इमीडिएट एंटीबायोटिक्स हम यूज करवा रहे हैं तो देयर शुड बी अ साइंस ऑफ ओटोरिया।
2 ईयर से ज़्यादा के अगर हमारे पास बच्चे हैं, अगर सिम्पटम्स नहीं हैं कोई भी, तो डिलेड एंटीबायोटिक्स यूज़ करवा सकते हैं। इनिशियली वी कैन यूज़ एनाल्जेसिक्स फॉर द रिज़ॉल्वमेंट ऑफ फीवर। 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक के मैंने जैसे बताया कि हम मोस्टली एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं उनमें करवाते हैं, एनाल्जेसिक्स ही यूज़ करवाते हैं दैट रिलीव्स द सिम्पटम्स ऑफ टोल्जिया और ओटोरिया का विदिन अ फर्स्ट 24 आवर्स। और एंटीबायोटिक्स आपके पास इसमें नीड उस वक़्त होती है जब आपके पास इसमें ड्रेनेज के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं या फिर कुछ सिस्टमिक इन्फेक्शन हमें लग रहा होता है। इसमें वही डिलेड एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं। अगर हमारे पास 48 टू 72 आवर्स तक के बाद फीवर परसिस्टेंट है 102 फ़ारेनहाइट का और हमारे पास चिल्ड्रन्स एज इज़ ग्रेटर देन 2 ईयर और सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो डिलेड यूज़ करवाएँगे या सिंपली एनाल्जेसिक्स यूज़ होती है जिसमें एसिटामिनोफ़ेन और आइबुप्रोफेन यूज़ होती है। 6 मंथ में बच्चों में यूजुअली आइबुप्रोफेन इज़ नॉट प्रेफरेबल तो मोस्टली पैराडोल ही यूज़ करवा रहे होते हैं। अगर 2 ईयर्स तक है 1 टू 2 ईयर्स तक है तो वहाँ पे हम इनिशियली 5 एमजी पर केजी पर डोज़ आइबुप्रोफेन क्यूएट आरली तक यूज़ करवा रहे होते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज में हमारे पास वैक्सीनेटेड पीड्स होना लाजमी है जिसमें निमोकोकल एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करवाएगा और चांसेस जो आरएसवी के हैं अगर डेवलप भी होते हैं तो वो लेस सीवियर कॉज कराता है। So the option is high dose amoxicillin ensuring he is up to date on pneumococcal and influenza vaccine. So the case number 3 is related to vaccination. Case is for which of the following patients would it be the best to recommend differing immunization? हम इसमें से मल्टीपल ऑप्शन है इसमें से कौन से हमारे पास ऑप्शन है जो कि हम अवॉइड करवा सकते हैं लाइक हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 12 मंथ ओल्ड बॉय हु रिसेंटली कंप्लीटेड अ साइकिल कीमोथेरेपी फॉर ALL दैट्स अ ब्लड कैंसर 6 month old girl on amoxicillin for otitis media, 12 month old HIV positive boy with CDC count greater than 1000 जो कि ऑलरेडी ही वहाँ पे हम इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट होता है और लास्ट ऑप्शन है 12 ईयर ओल्ड गर्ल कंप्लीटिंग अ प्रेडनिसोलोन बर्स्ट 1 mg per kg per day for asthma exacerbation। ये भी प्रेडनिसोलोन हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन कॉज करवा रहा है तो व्हाट वुड बी द आंसर। ठीक है तो हम पहले इम्यूनाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द इम्यूनाइजेशन। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू CDC कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम। इम्यूनाइजेशन इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस बाय व्हिच द पर्सन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ इन्फेक्शन बाय अ वैक्सीनेशन के थ्रू होता है जो कि केमिकल प्रोडक्ट होता है टू फाइट अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम और टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम। यूजुअली जो वैक्सीनेशन हमारे पास रूट होते हैं वो IM सबक्यू जा रहे होते हैं और नेजल स्प्रेज के थ्रू भी एडमिनिस्टर्ड होते हैं जिसमें एच इन्फ्लुएंजा और कोविड की वैक्सीन हमारे पास फॉरेन में यूज होती हैं। These are the types of the vaccines like live attenuated है जिसमें एग्जांपल OPV TB की आती है रोटावायरसेस की आती हैं। टाइप्स ऑफ द वैक्सीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें टाइप्स हमारे पास CDC गाइडलाइंस में भी आती हैं जो BCPS में जिस तरह की केस स्टडीज आती हैं उसमें भी हमारे पास इससे लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनएक्टिवेटेड जिसमें किल्ड वैक्सीन आती हैं IPV वगैरह। सब यूनिट प्योरिफाइड एंटीजन्स होते हैं जिसमें PCV13 और 23 आती हैं। हेपेटाइटिस B वैक्सीन आती हैं। टॉक्सॉइड में डिप्थीरिया वैक्सीन वगैरह भी हमारे पास यूज्ड होती हैं। RNA बेस्ड जो हमारे पास वैक्सीन है दे आर द क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन है ये यूजुअली हमारे पास अभी तक किसी भी पेशेंट पे एडमिनिस्टर नहीं हुई है तो ये हमारे पास ट्रायल वैक्सीन है। ये हमारे पास रिसेंट CDC 2021 लेटेस्ट हमारे पास इम्यूनाइजेशन चार्ट है जो कि बहुत इजी टू रिमेंबर है कि हमारे पास बर्थ पे पी की वैक्सीन यूज होती है और हमारे पास इसमें इसके अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास यूज होती हैं। ये इजीएस्ट वे मुझे एक चार्ट मिला है जिससे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 2 मंथ्स पे हमारे पास BCG लगती है प्लस DTP लगती है OPV इस तरह से एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पता लग जाएंगे कि कौन कौन सी डोजेस और उसके कब बूस्टर्स हमारे पास इसमें यूज होते हैं। नीड ऑफ इम्यूनाइजेशन। नीड ऑफ इम्यूनाइजेशन वैसे तो सारे ही बच्चों को वैक्सीनेटेड होना चाहिए बट अगर हमारे पर रिस्क फैक्टर्स ये सारे आ जाते हैं तो वहाँ पे वैक्सीनेटेड पे बच्चे को होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास बहुत सीवियर कॉज होते हैं लाइक प्री टर्म इन्फेंट्स हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं कोई भी लाइव वैक्सीन वहाँ पे यूज नहीं होती हैं। पेशेंट्स अगर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा है या IVIG उसने ली है इम्यूनोग्लोबुलिन या कोई भी लाइव वैक्सीन ली है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू इन्फॉर्म the duration, dose of the corticosteroid and IVIG that the patient had received in past days क्योंकि उसके हिसाब से भी इम्यूनोसप्रेशन वगैरह कॉज होता है क्योंकि लाइव वैक्सीन हो गई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए IVIG हो गए ये हमारे पास एटलीस्ट 6 मंथ अगर पास्ट में यूज हुए हैं तो आपको बताना है कि जब आप लाइव वैक्सीन वगैरह यूज या उसकी नेक्स्ट डोज अगर ड्यू है क्योंकि उसके हिसाब से भी क्या होता है कि ओवर इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन हो जाती है और वो नलिफाई इफेक्ट हो जाता है अगर HIV इन्फेक्शन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। So the answer would be 6 month old girl on amoxicillin for otitis media.
इसको हम यूज करवा सकते हैं, अदरवाइज जितने भी हमारे पास है वहाँ पे वैसे ही इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन यूज हो रही होती है, तो दे डोंट फिट इन द ट्रीटमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी है दैट इज रिलेटेड टू सेप्सिस। Neonate born at 36 weeks gestational age develops respiratory distress, hypertension, and mottling at 5 hours of life. Witness seizures in the NICU. Mother is GBS positive. 3 doses of penicillin given before delivery. मोस्टली अगर हमारे पास लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे पास GBS टेस्टिंग करवाते हैं, ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकल विजाइनल स्वाब से हमारे पास टेस्टिंग करवाते हैं जस्ट टू डिटेक्ट GBS। अगर हमारे पास GBS उसमें पॉजिटिव आता है तो मोस्टली हमारे पास प्रोफाइलेक्टिकली एम्पिसिलिन प्लस हमारे पास दूसरी ट्रीटमेंट आपके पास इसमें यूज होती है फॉर द प्रोफाइलेक्टिक एक्ट के लिए। अगर हमारे पास उसका GBS पॉजिटिव आता है मदर का, तो हमारे पास पोस्ट ऑप के बाद भी ट्रीटमेंट यूज कर पाते हैं। सीफाजोलिन एम्पिसिलिन की यूजुअली 48 आवर्स की डोज देते हैं। बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास इसमें है वेंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन प्लस जेंटा, एम्पिसिलिन प्लस सेफ्ट्राइजोन, सेप्टाजिडीन प्लस जेंटामाइसिन। So it is important to discuss sepsis. What is sepsis? When the body is incapable to fight against a disease, or simply it's a body's overwhelming immune response to severe infection that leads towards a multi-organ failure. Sepsis के हमारे पास multiple criterias आते हैं, जिसमें initially हमारे पास SIRS की condition आती है like systemic inflammatory response syndrome, जिसमें हमारे पास heart rate, body temperature, hypertension develop होने लग जाते हैं, septic markers जो हमारे पास इसमें होते हैं वो raised होने लग जाते हैं, WBCs हमारे पास greater than 12,000 यूनिट्स हो जाते हैं। देन हमारे पास सेप्सिस की कंडीशन डेवलप होती है जिसमें हमारे पास सस्पेक्टेड इन्फेक्शंस आते हैं, जहाँ पे एम्पेरिकली एंटीबायोटिक्स यूज होती है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी। थर्ड स्टेज सीवियर सेप्सिस आता है, जहाँ पे इनिशियली मल्टी ऑर्गन फेलियर चांसेस डेवलप हो जाते हैं, लाइक हमारे पास हेपेटिक, न्यूरोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल और हेपेटिक चेंजेस हमारे पास डेवलप होने लग जाते हैं, और हमारे पास जो सारी लैब वैल्यूज होती है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाती है। हाइपरटेंशन हमारे पर डिक्रीज हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी, और लेक्टेट हमारे पास जो लेवल होता है जो कि हमारे पास मेन सेप्टिक मार्कर है वो ग्रेटर हो जाता है 4 मिलीमोल तक। यूजुअली हमारे पास 0.5 to 1 तक होता है, जो कि माइल्ड टू इनिशियल हमारे पास सेप्टिक कंडीशन को, प्रिज्यूम सेप्सिस को कंसिडर करवाता है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2 का लेक्टेट होता है तो इट्स अ इंडिकेशन ऑफ अ सीवियर सेप्सिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। देन नेक्स्ट स्टेज आपका सेप्टिक शॉक का आता है, जहाँ पे हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाते हैं, दे आर मोस्टली इरिवर्सिबल, जो कि आपके पास इसमें ट्रीटमेंट से भी रिवर्स नहीं होते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी सेप्सिस की कंडीशन का डेवलप हो रही है, इनिशियली ER में हमारे पास कोई भी पीडियाट्रिक पेशेंट है तो वहाँ पे विगोरस और एग्रेसिव हमारे पास ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज अगर सेप्टिक शॉक तक कंडीशन आती है तो वहाँ पे इरिवर्सिबल शॉक होता है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, और यहाँ पे परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट और BCPS के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रीटमेंट क्राइटेरिया के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता होने चाहिए, किस एज क्राइटेरिया में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट हमारे पास लाइन कौन सी होती है। लाइक 0 to 1 मंथ तक के बच्चों में ग्रुप बी हमारे पास ई कोलाई, लिस्टेरिया, वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। 1 to 3 मंथ तक का बच्चा है तो वहाँ पे न्यूनेटल पैथोजेंस में हमारे पास H इन्फ्लुएंजा, एन मेनिंजाइटिस और स्ट्रिप्टोकोकल निमोनिया सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट होता है। 3 मंथ टू 12 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, वहाँ पे H इन्फ्लुएंजा, निजेरिया मेनिंजाइटिस, और 12 तक में भी निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास सेप्टिक पेशेंट्स आते हैं तो विद इन 1 आवर हमारे पास यूजुअली फ्लूइड रिससिटेशन करवाते हैं। 10 to 20 ml पर केजी पर डोज, अप टू 60 ml पर केजी पर डोज तक हम इसको बोलस में देते हैं, यूजुअली विद इन 30 मिनट्स या 10 to 30 मिनट्स में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों देते हैं फ्लूइड? हम यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन को इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेंटेन करवाने की, क्योंकि सीवियर हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। हम मैक्सिमम 3 डोजेस हम यहाँ पे देते हैं बोलिसिस के, उसके बाद भी अगर वो रिकवर नहीं होता तो उसके बाद फिर हम फर्दर एंटीबायोटिक्स और वेजोप्रेसर्स की तरफ जाते हैं। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करवाया है और वो लेस देन 9 का है तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम यूज करवा सकते हैं। ये ज्यादातर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स में यूज होता है। मॉनिटरिंग क्या क्या होती है? यूजुअली हमारे पास मॉनिटरिंग में मैप को हम मॉनिटर करवाते हैं, कैपिलरी रीफिल को करवाते हैं जो कि मोस्टली हमारे पे डिस्टर्ब हो जाती है, यूरिन आउटपुट करवाते हैं ताकि किडनी फेलियर का हमें पता लग सके। अगर हमारे पास सीवियर सेप्सिस की कंडीशन है तो वो यूरिन आउटपुट की तरफ आपके पास इसमें अगर उसका कम है तो वो कहीं रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा। लैक्टेट चेक करवाते क्योंकि इसके हिसाब से हमें सेप्टिक शॉक का पता लगता है, और साथ साथ फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम करवा रहे होते हैं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू परफ्यूजन।
एंटीबायोटिक्स हमारे पास कौन-कौन सी यूज़ होती हैं? 0 टू 1 मंथ में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है उसमें एमपी प्लस जेंटा यूज़ होती है कॉम्बिनेशन में। 1 टू 3 मंथ्स के बच्चों में एमपी प्लस सेफ्ट्राइज़ोन और इन कॉम्बिनेशन विद सेफ्ट्राइज़ोन प्लस वैंकोमाइसिन यूज़ हो सकती है। ग्रेटर देन 3 है तो सेफ्ट्राइज़ोन और वैंकोमाइसिन यूज़ होती है। ये स्पेसिफिक हमारे पास है कि अगर कितना एज क्राइटेरिया उसके हिसाब से हम कौन-कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इफ वी आर सस्पेक्टिंग एचआईवी इन्फेक्शन तो हम सिंपल हर्पीज बूस्टर के लिए एसाइक्लोविर या एंटीवायरल को यूज करवाते हैं। चिल्ड्रन ग्रेटर देन 28 डेज का है तो हम सिंपल सिफोटेक्सिन सेफ्ट्राइजोन करवा सकते हैं। मरसा है तो वेंक को ऐड करवा सकते हैं। और अगर 28 डेज से ज्यादा है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है हमारे पास तो वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सूडोमोनास के। तो ये यूजुअली कार्बापेनम सेंसिटिव होते हैं तो इसमें म्यूरोपेनम और कार्बापेनम यूज होते हैं। मरसा है तो वैंकोमाइसिन और अगर इससे रेजिस्टेंट है तो वी कैन स्विच एंटीबायोटिक्स टू अमाइनोग्लाइकोसाइड जिसमें सिनर्जिज्म में हमारे पास जेंटामाइसिन एमिकेसिन अलोंग विद द पेनिसिलिन यूज हो रहा होता है। अगर हमारे पास पेशेंट एलर्जिक टू द पेनिसिलिन है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करवाते हैं कि आपके पास मरसा के लिए वैंकोमाइसिन को करवा देते हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ऑल्टरनेट क्लास यूज करते हैं इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्लिंडा और सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज करवाते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो हम सेप्टिक पेशेंट्स में एम्फोबी भी यूज करवाते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट है और फ्लूइड रिफ्रैक्टेटरी है, आपने एंटीबायोटिक्स भी दे दी हैं, आपने हीमोग्लोबिन को भी करेक्ट करा दिया है, लेकिन स्टिल पेशेंट इज इररिस्पॉन्सिव टू फ्लूइड तो हम वहां पे वेजो एक्टिव एजेंट यूज करवाते हैं जिसमें वेजोप्रेसर्स आ जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजोप्रेसर्स एंड आइनोट्रोप्स, दैट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन यहाँ पे ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास पीआईसीयू में यूज होती हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में। एपिनेफ्रिन यूज होती है और नोरेपिनेफ्रिन इसकी डोज 0.01 टू 0.1 माइक्स पर केजी मिनट से यूज होती है। यूजुअली ये अल्फा 1 और बीटा 1 पे जाके बाइंड करते हैं और इसका मेन इफेक्ट हार्ट पर होता है। 1.5 माइक्स पर केजी पर मिनट तक हम इसका कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन यूज करते हैं बट क्लिनिकली आई हैवंट सीन दैट मच डोज। यूजुअली हम 0.3 माइक्स पर केजी पर मिनट तक ही यूज करवाते हैं। नोरेपिनेफ्रिन की भी सेम डोज होती है बट इसकी जो मैक्सिमम होती है वो 2 माइक्स पर केजी पर मिनट तक यूज होती है और ये अल्फा 1 बीटा 1 और बीटा 2 पे भी इसका कुछ इफेक्ट आता है और ये ब्लड वेसल्स पे जाके act करते हैं। अगर इससे भी रिस्पॉन्सिव हो जाए तो फिर हम लास्ट में हाइड्रोकोर्टिसोन यूज करते हैं 1 टू 2 mg पर केजी पर डे इन Q6 RD से यूज करते हैं 4 डिवाइडेड डोजेस में। तो आंसर हमारे पास इस केस स्टडी का है एम्पिसिलिन प्लस जेंटा क्योंकि एज क्राइटेरिया के हिसाब से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये उन दोनों को कवर कराता है। सेकेंड लास्ट केस स्टडी है दैट इज रिलेटेड टू सीजर्स मेनिंजाइटिस। केस स्टडी है 4-year-old moderately obese girl complains of erythematous psoriatic rash. She was started on oxcarbazepine 3 weeks ago for focal seizures. Sexually active plus contraception. Which of the following is the best intervention? Change to carbamazepine, change to levetiracetam, change to Velp, or no change in therapy is required. So, what is meningitis? मेनिंजाइटिस हमारे पास जो मोस्टली होता है ये हमारे पास प्रोन होता है 3 to 8 मंथ्स के बच्चों में सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के। और जीएनआर जो ग्रुप नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं दे आर मोस्टली प्रोन टू डेवलप मेनिंजाइटिस इन दैट एज क्राइटेरिया। फॉर द बीसीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास इसमें डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि अगर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमारे पास कौन सा पैरामीटर इंक्रीज होगा। लाइक बैक्टीरिया में ग्लूकोज लो होता है और जो CSF DR और CSF हमारे पास टेस्टिंग होती है उसके थ्रू ये हमें पता लगता है और हमारे पास WBCs उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज जाते हैं। तो इसके हिसाब से मेनिंजाइटिस टाइप जो होती है वो डिस्टिंग्विश होती चली जाती है। तो सीजर सिंपली क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनल डिस्चार्ज विद इन अ ब्रेन दैट कॉम्प्रोमाइजेज वन और बोथ पार्ट ऑफ सेरिब्रम। जो कि हमारे पास इसमें फर्दर टाइप्स आती हैं सीजर्स की, फोकल सीजर्स, GTCs आ जाते हैं, एब्सेंट सीजर्स एक्सेट्रा। यूजुअली हमारे पास जो होती है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाती है सीजर्स के पेशेंट में। अगर हमारे पास सीजर्स ये यूजुअली होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्यू सेकंड्स अप टू फ्यू मिनट्स तक हमारे पास होते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी कंडीशन ऑफ सीजर जो कि हमारे पास यूजुअली 5 मिनट्स से स्टार्ट होते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं 30 मिनट्स पे। और इसमें ज्यादातर पेशेंट हमारे पास ER में लैंड करते हैं और ये ज्यादातर हमारे पास पेशेंट्स इंट्यूबेट हो जाते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इतना ज्यादा डेवलप होता है कि एयरवे पेटेंसी आपकी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स IV देते हैं। वाई बेंजोडाइजेपिन? क्योंकि बेंजोडाइजेपिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है, वो फौरन ही अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाता है। अगर हमारे पास मिडाजोलाम नहीं तो डायजेपाम हम यूज करवा सकते हैं, लेकिन इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इट इज क्वाइट लॉन्ग एज कम्पेयर टू मिडाजोलाम। ये 1 to 5 मिनट्स में जहाँ इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है वहाँ डायजेपाम का हमारे पास जो होता है वो काफी देर में आता है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स में आता है, परसिस्टेंट रहता है अराउंड
12 to 24 आवर्स तक के लिए। तो मोस्टली हम शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन की ही मेडिकेशन हम फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस यूज करते हैं। सेकेंड ड्रग में अगर हम 10 to 15 मिनट्स के बाद तक वेट करते हैं, अगर मिडाजोलैम से इफेक्ट नहीं आया, सो वी कैन लोड दैट पेशेंट फ्रॉम फेनिटोइन, लिरेज और वेलप्रोवेट। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में मोस्टली हमारे पास जो न्यूनेट टू इन्फेंट्स क्राइटेरिया, वहाँ पे फेनिटोइन यूजुअली यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ज्यादा कॉज करवाएगा। इसके साथ साथ ये जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया कॉज करवाते हैं, तो हम मोस्टली वहाँ पे फिनोबार्बिटॉन से उसको लोड करवाते हैं। लास्ट अगर या तो फिर हम लिरेज या वेलप्रोवेट भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास सेफ होता है। लास्ट अगर हम स्टिल 15 to 20 मिनट्स तक हम वेट करते हैं, स्टिल अगर सेकंड लाइन एजेंट से रिफ्रेक्टेटरी हो जाए या इररिस्पॉन्सिव हो जाए, तो लास्ट हम फिनोबार्बिटॉन से उसको लोड करवाते हैं। दिस चार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर यहाँ पे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइसेस दी हुई है और ऑल्टरनेट दिए हुए हैं। अगर फोकल सीजर्स हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस में कार्बामेज़ेपिन, वेलप्रोवेट यूज हो सकती है। अगर हमारे पास पेशेंट इररिस्पॉन्सिव है तो वी कैन स्विच इजीली टू गाबापेंटिन, टोपिरामेड, ऑक्सकार्बामेज़ेपिन और लकोसमाइड। लेकिन उसके लिए हमें एडीआरस वगैरह को भी मॉनिटर करना लाजमी होता है। एंटी एपिलेप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडीआरस को मॉनिटर करना। क्यों? क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक्स जब भी हमारे पास स्टार्ट होती हैं, सो दे आर नॉट ओनली यूज फॉर अ वीक, ये यूजुअली हमारे पास मेंटेनेंस में काफी महीने तक यूज होती है अंटिल द ईईजी शोज कंप्लीट सेसेशन ऑफ एपिलेप्सी और सीजर्स। मोस्टली जो एंटी एपिलेप्टिक्स हमारे पास जब स्टार्ट होती हैं, अराउंड 5 to 7 डेज के अंदर हमारे पे इनिशियली सिम्टम्स और एडीआरस डेवलप होने लग जाते हैं। बीइंग अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एडीआरस पता होने चाहिए कि किससे रिलेटेड हमारे पास मेडिकेशन से है। अगर सीवियर है तो आप इसको ऑल्टरनेट पे स्विच करवा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ साथ क्या करवा सकते हैं कि हम ऑल्टरनेटिवली यूज करवा सकते हैं, या सिंपल हम इसके ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल्स को मॉनिटर करवा सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि ये अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज नहीं करवा। लाइक रैशेस हमारे पास मोस्टली डेवलप होते हैं फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉन से। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉज होती है वेल्प्रिक एसिड। वेट गेन वेल्प से होता है। वेट लॉस हमारे पास टोपिरामेड, और कॉग्निटिव डिसफंक्शन यानी कि हाईली सेडेटिव ड्रग्स होती है फिनोबार्बिटॉन, लिरेज। मोस्टली हमारे पे एंटी एपिलेप्टिक जब भी यूज होते हैं तो पेशेंट को वैसे भी हमारे पे मिडाजोलाम के नेलब्यूपिन वगैरह के इन्फ्यूजन्स वगैरह पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर्स में यूज हो रहे थे। अलॉन्ग विद दैट तो वहाँ पे हाईली सेडेटिव इफेक्ट आते हैं, क्योंकि वो खुद सेडेट करवा रहे हैं, उसके साथ भी हमारे पास कॉग्निटिव सप्रेशन कॉज होती है। तो अगर हम देख रहे हैं क्लिनिकल राउंड्स पे कि अगर कोई भी पेशेंट बहुत ही हाईली सेडेटिव और वो कह रहे हैं कि इसका जीसीएस हमें दोबारा से नहीं मिल रहा है, जो कि 13 to 15 तक की रेंज होती है, तो आप वहाँ पे इंटरवीन करवा सकते हैं कि ये इस ड्रग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये कॉग्निटिव फंक्शन को बहुत ज्यादा सप्रेस करती है। देन वी हैव ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग। एंटी एपिलेप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल्स को मॉनिटर करवाना है, क्योंकि ये हमारे पास नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं। ये यूजुअली हमारे पास इफेक्टिवली उस पर काम करती है जब हम इसका ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल्स को मॉनिटर करते हैं, और इट शुड कम विद इन अ रेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल अगर हम करवा रहे हैं, इफ द पेशेंट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट द नंबर्स। लाजमी नहीं है कि अगर हम ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल करवा रहे हैं और इसका लेवल्स अगर फॉर एग्जांपल बहुत कम आए हैं, अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है और पेशेंट के सीजर्स अबॉर्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप उसकी डोज को बढ़वा सकते हैं। अगर हमारे पास उसी लो लेवल पे ही हमारे पास डोज एडजस्ट है, तो वहाँ पे देयर इज नो नीड टू इंटरवेंशन। हमारे पास ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल्स हमारे पास होते हैं मोस्टली जो एंटी एपिलेप्टिक्स से जाते हैं, वो ट्रफ लेवल जाते हैं बिफोर द डोज, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले हमारे पास जाते हैं। फेनिटोइन और वेलप्रोवेट एसिड जो होते हैं यूजुअली बाइंड करते हैं एल्ब्यूमिन के साथ। बीइंग अ पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेनिटोइन और वेलप्रोवेट जब भी यूज हो रहा है तो साथ में एल्ब्यूमिन लेवल्स को भी मॉनिटर करवाएं, क्योंकि ये हाईली प्रोटीन बाउंडेड ड्रग होती है। अगर ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं होगी और इसका लेवल बहुत लो होगा, तो ये चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करवाएगी। इसके लेवल्स होते हैं फेनिटोइन का 10 to 20 माइक्स पर डेसीलीटर, वेलप्रोवेट 50 to 100 माइक्स पर डेसीलीटर, कार्बामेज़ेपिन 4 to 12 माइक्स पर एमएल, और फिनोबार्बिटॉन 10 to 40 माइक्स पर एमएल के हिसाब से होते हैं। इनके भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, जो कि क्लॉक मैंने डिस्कस की, उसके हिसाब से आप इसकी क्लॉक को भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। सो द आंसर वुड बी चेंज टू लेविटारेसिटाम, क्योंकि कार्बामेज़ेपिन से ही भी रैशेस डेवलप होते हैं और ऑलरेडी पेशेंट को इरिथमेटिस रैशेस थे। वेलप्रोवेट यूज नहीं करवा सकते क्योंकि पेशेंट ओबीस है और ये वेट गेन और ज्यादा कॉज करवाता है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है चेंज टू लिरेज। Last case study of today's presentation, that is related to Kawasaki disease. 1-year-old boy with history of Kawasaki disease treated 4 months ago with IVIG, immunoglobulin, at well child checkup, tube for MMR and varicella, food allergies including peanut and eggs.
Mother has several concerns regarding immunization. Best options क्या है? Association between MMR and autism, allergic reaction to MMR if patient has egg allergy, many concurrent vaccines can overload immune system. कावासाकी डिजीज हमारे पास मोस्टली पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में सबसे हाई प्रिवेलेंट होती है और ये यूजुअली हमारे पास होल बॉडी स्वेलिंग और वस्कुलाइटिस लाइक कंडीशन डेवलप करवाती है। ये यूजुअली प्रोन होती है किड्स में यंगर देन 5 इयर्स में और ये सीवियर सिम्टम्स कॉज करवाती है एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड सो दे कैन कॉज कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म कॉज करवाती है। लिम्फेडेनोपैथी इनिशियली डेवलप होती है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है, फीवर इज अ मोस्ट कॉमन साइन होता है जिसके मल्टीपल स्टेजेस आते हैं। तो उसके हिसाब से वापस फीवर इनिशियली आता है, फिर लिम्फेडेनोपैथी आती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स इनिशियली डेवलप हो रही होती है, रेडनेस ओवर द फेस भी डेवलप होती है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कावासाकी डिजीज हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये यूजुअली एक्टिवेशन कॉज करवाती है हमारे पास इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन जिसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, ये इनिशियली एक्टिवेशन कॉज करवाती है। इसकी वजह से ये हमारे पास होल कोगुलेशन फैक्टर्स को एक्टिवेट करवा देती है। ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइनेंस हो गए जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन 6, 1 और हमारे पास इंटरफेरॉन्स एक्टिवेशन की वजह से एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है। जब एंडोथेलियल एक्टिवेशन डेवलप होती है तो ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज करवाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में जो होती है वो इंक्रीज होती है जिसकी वजह से होल बॉडी वस्कुलाइटिस डेवलप होने लग जाता है। और सिवियरिटी पे क्या करती है, ये आपकी एंडोथेलियल जब एक्टिवेशन होगी ड्यू टू द कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ये डैमेज कॉज करवाती है स्मूथ मसल्स को जो कि वेस्कुलाइटिस कॉज कराएगा और वो कोरोनरी आर्टरी डायलिटेशन कॉज करवाएगा इफ इट इज स्टिल अनट्रीटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। कावासाकी डिजीज में जो हमारे पास बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन यूज होती है, IVIG। इसकी हाई डोज जाती है 2 ग्राम पर केजी पर डोज से और ये एडमिनिस्टर्ड होता है ओवर 10 to 12 आवर्स तक। इसकी भी रेट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ अ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ये एडजस्ट होते हैं जो कि 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और जो रिमेनिंग हमारे पास वॉल्यूम होता है वो ओवर 10 to 12 आवर्स तक में यूज हो जाता है। एस्पिरिन क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ एंटीप्लेटरी इफेक्ट के लिए, जस्ट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म के लिए। मोस्टली हमारे पास एस्पिरिन लो डोज से जाती है एज एंटी प्लेटलेट में, लेकिन यहाँ पे ये एंटी इन्फ्लामेटरी जा रही है और एंटी प्लेटलेट के साथ भी। तो एंटी प्लेटलेट जो डोज, एंटी इन्फ्लामेटरी जो डोज होती है सॉरी, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी प्लेटलेट। तो ये हमारे पास डोज ज्यादा होती है जो कि 30 to 50 mg पर केजी पर डे, मैक्सिमम 80 to 100 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोजेस तक हम दे सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं जो कि हमारे पास यूजुअली पल्स थेरेपी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जाती है 15 to 30 mg पर केजी पर डोज फॉर 3 to 5 डेज के लिए। और ये भी उस वक्त यूज होती है हमारे पास मोस्टली अगर आपने IVIG दी है, स्टिल परसिस्टेंट हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है और साथ में हमारे पास कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी प्रेफर करते हैं। देन वी हैव MMR, क्योंकि हमारे पास केस स्टडी जो है वो रिलेटेड है MMR से, जो कि हमारे पास यूजुअली इन्फेक्शंस कॉज करवाते हैं। जैसे मीजल्स हमारे पास इन्फेक्शंस कॉज करवाते हैं, निमोनिया, ब्रेन डेथ और ब्रेन डैमेज। इनिशियली इसके जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो फीवर, रैश और कॉफ डेवलप होती है और अगर ये अनट्रीटेड होता है तो ये हमारे पास डेथ भी कॉज कराता है और इसके यूजुअली हमारे पास वैक्सीन्स भी यूज होती हैं। मम्स क्या होता है? मम्स इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन जो कि हमारे पास इनिशियली सिम्टम्स कॉज करवाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलन सिलिवरी ग्लैंड्स, और अगर ये अनट्रीटेड होता है तो ये हमारे पास डेफनेस और एनकेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। लास्ट जो हमारे पास डिजीज है वो है रुबेला। रुबेला क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो कि हमारे पास इची या रनी आइज वगैरह को कॉज करवाता है, हेडेक, रैशेस वगैरह कॉज करवाते हैं। अगर ये भी हमारे पास ट्रीट नहीं होता, ये भी बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह कॉज करवा देता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये होता है तो। CDC गाइडलाइंस हमारे पास क्या है MMR की, कि 2 मेन डोजेस आपकी MMR की यूज होती हैं। फर्स्ट डोज एट 12 to 15 मंथ और सेकंड डोज एट 4 to 6 इयर्स की एज पे यूज हो सकती है। देन वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ लाइव वैक्सीन एंड फूड एलर्जीज। लाइव वैक्सीन और फूड एलर्जीज में क्या होता है कि यूजुअली जो हमारे पास वैक्सीनेशन होती है, हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हीट प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर यूज होते हैं जिसमें हमारे पास ट्रेसेस ऑफ जिलेटिन और एग प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। if the patient is allergic to any kind of a food allergy, जैसे हमारे पास एग एलर्जी है, पीनट एलर्जी है, so it is very important for a parents to inform कि पहले ही बता दे ताकि उसके साथ अगर कोई वैक्सीन अगर यूज हो भी रही है तो वहाँ पे प्रोफाइलेक्टिकली एनाफाइलेक्टिक शॉक को प्रिवेंट करवाने के लिए प्री मेडिकेशन यूज करें।
लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन, एविल और पैरासिटामोल को यूज करवाएं ताकि हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह के चांसेस को हम रिड्यूस करवा सकें। इम्यूनाइजेशन में सबसे ज्यादा हमारे पास किन किन पेशेंट में होती है? प्रीटर्म इन्फेंट्स में हो सकती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हो सकती है, और जो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, IVIG का यूज हो रही है, लाइव वैक्सीन यूज हो रही है, तो इन सबका इफेक्ट आता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पहले ही उस चीज को बताएं कि कितने दिन या कितने महीनों पहले कोई भी थेरेपी कंप्लीटेड हुई है। तो इससे भी हमारे पास इम्यूनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अकॉर्डिंग टू द डोज और ड्यूरेशन के, और इसके हिसाब से हमारे पास चांसेस ऑफ द एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाइपर सेंसिटिविटी को हम यहाँ पे कम करवा रहे होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? सी, मैनी कॉन्करेंट वैक्सीन कैन ओवरलोड इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारे पास इसको पेशेंट को एग एलर्जी भी है और ऑलरेडी अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम वीकेंड है तो हम वहाँ पे वैक्सीनेशन के हिसाब से इसको मॉनिटर करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन इजिली आस्क। Okay, so thank you, Dr. Sabha. It is requested to participants that if they have any query, they may unmute their mics and directly ask Dr. Sabha about that. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा, मेरा एक क्वेश्चन है। ये आपने जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल जो वायरस है उसकी डिजीज में पहली जो मैब जो कहा है, तो उसकी रीजन है क्यों देते हैं? ये बायोलॉजिकल एजेंट है तो उसे क्यों दे रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। पहली बार जुमाब हम प्रोफाइलेक्टिकली यूज करवा रहे होते हैं, ये यूज जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन के तौर पे यूज करवाते हैं ताकि चांसेस अगर ये सिवियरिटी है हम उसको रिड्यूस करवा सकें। नहीं तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या ये नहीं कि क्या ये वायरस को काउंटरएक्ट करती है प्रोफाइलेक्टिकली? यस, ये पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाती है जिसकी वजह से चांसेस या सिवियरिटी जो इन्फेक्शन के होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, और FDA अप्रूव्ड ड्रग। ठीक है, समझ गया। ये इनके ये एक प्रोफाइलेक्टिव मेजर है, इसका कोई ये नहीं कि एस्टैब्लिश्ड इफेक्ट हुआ है कि ये एस्टैब्लिश्ड है कि अगर आप देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यस, अच्छा क्योंकि हर साल एक और है ये कि आप ओटाइटिस मीडिया में जो है ना आपने कहा कि बच्चों में जो है ना जो 1 मंथ से छोटे हैं उन्हें जो है ना आप सिर्फ पेन किलर, सिंपली पेन किलर जो है ना देंगे तो उन्हें जरूरत नहीं है, या फिर डिलेड एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। अच्छा, अब ये नहीं कि अक्सर बेशतर ये होता है कि बच्चे जो है ना डॉक्टर्स शुरू करवा देते हैं हाई डोज में एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन, तो इस कंडीशन में क्या ये सजेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, अगर हमारे पास अटोरिया की कंडीशन है, डिस्चार्ज हो रहा है साथ में, और अगर हमारे पास स्टिल सिम्टम्स परसिस्टेंट है आफ्टर द यूज ऑफ एनाल्जेसिक जो कि 48 टू 72 आवर्स तक के और फीवर भी परसिस्टेंट हमारे पास कर रहा है, तो उस वक्त एंटीबायोटिक यूज करवा सकते हैं। लेकिन इनिशियली हमारे पास यूज करवाने का कोई यूज नहीं है, सिंपली एनाल्जेसिक से ही वो ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा, तो हाई डोज उसकी जो पेन किलर्स है उनकी हाई डोज चाहिए उस कंडीशन में, या क्योंकि वहां पर क्योंकि परफ्यूजन तो है नहीं है, ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं, ब्लड कम जाता है, तो हाई डोज चाहिए। यस, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन होता है हमें लोकलाइज ही उसको ट्रीट करवाना होता है। अगर हम हाई डोज नहीं देंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली ओटाइटिस मीडिया में ही इसकी हाई डोज जाती है, अदरवाइज किसी और इन्फेक्शन में हमारे पास हाई डोज नहीं जाती। मैडम, अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूनेट है या वो जो यानी 1 से 6 मंथ के दरमियान चाइल्ड आ जाता है, और उसमें अगर यानी कि जो उसका नॉर्मल बॉडी वेट का, तो उसकी मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं? आप ओटाइटिस मीडिया के लिए एमॉक्सिसिलिन की बात कर रहे हैं? नहीं, पेन किलर की, सिर्फ सिंपल पेन किलर की। तो सिंपल अगर पैरासिटामोल भी अगर आप दे रहे हैं, बच्चा बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम कितने 60 mg पर केजी पर डे तक की होगी, वरना नॉर्मली हमारे पास पैरासिटामोल वी कैन इंक्रीज अप टू 85 mg पर केजी पर डे। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वी कैन सिंपली गो अप टू 60 mg पर केजी पर डे, जो डिवाइडेड डोजेस में देते रहते हैं अगर बहुत, हाँ, पर डे। ठीक मैडम, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। Okay, Rida Zainab, you may ask your question now.
डॉक्टर सबा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपने मुझे अभी इससे पहले बताया कि सीरम क्रिएटिनिन और यूरिनरी आउटपुट का लिंक बताया कि अगर सीरम क्रिएटिनिन रेंज में भी हो और हम यूरिनरी आउटपुट जो है वो सही है, फ्रीक्वेंट है, तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे एग्जैक्टली। और अगर सीरम क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल आ रहा है और यूरिनरी आउटपुट नहीं दे रहा, तो भी हम एडजस्ट करेंगे। तो मैडम इसका रिलेशन क्या है? देखो, इसका जो मेन रिलेशन है हमारे पास इस तरह से होता है कि पीडियाट्रिक्स में हमारे पास नॉर्मल यू वॉल्यूमिक अगर होते हैं तो वो हमारे पास नॉर्मली कौन से होते हैं, 3 to 4 ml पर kg पर डे। ये हम यू वॉल्यूमिक या नॉर्मल वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट यूरिन आउटपुट अच्छा पास कर रहा है। अगर यूरिन आउटपुट कम होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल 0.5 to 1 ml पर kg पर डे, यानी कि 24 आवर्स में अगर इतना वॉल्यूम आ रहा है तो हमारे पास क्या चांसेस है, एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर या रीनल अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा। तो ऐसे टाइम पे आपको वॉल्यूम को एडजस्ट, वॉल्यूम भी साथ में आपको एंटीबायोटिक्स को भी एडजस्ट करवाना है, क्योंकि जब वॉल्यूम यूरिन का पास ही नहीं कर रहा, सो देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी कि वो ड्रग भी जाके एक्यूमुलेट होगी, किडनी कंप्लीटली काम नहीं कर रही है। तो आप उसको डोज को एडजस्ट करवाएं, डोज को भी साथ में फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करवाएं। फ्रीक्वेंसी को भी एक और क्राइटेरिया है मैडम कि जैसे हम नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, वो जो होता है वो बेसिकली क्या है? मैं उसको भी समझ रही हूँ, वो मेरी समझ ओके में नहीं देखें, आता। ये ज्यादातर जैसे पीडियाट्रिक में राउंड्स करती हूँ तो वहां पे सबसे ज्यादा ये चीज मुझे सीखने को मिलती है कि जी एक हमारे पास होता है पॉजिटिव बैलेंस, एक होता है जी नेगेटिव बैलेंस, कि पेशेंट को जी आपने नेगेटिव में रखना है। उसमें हमारे पास ये होता है कि आपने जो बाहर से अगर फॉर एग्जांपल ड्रिप से या आपने कोई भी आईवी फ्लूइड्स आपने इसमें दिए हैं पेशेंट को, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव बैलेंस, सही है। अगर ओके आपने वॉल्यूम फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 का वॉल्यूम दिया है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है 120 या 150 ml का, तो इसका मतलब है ओके बॉडी में वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। ओके आपने दिया ओके कम ओके लेकिन बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा बॉडी है, ने तो ये ज्यादा दी। नेगेटिव बैलेंस है। यस, और ये ज्यादातर हम प्लूरल ठीक इफ्यूजन के है। पेशेंट में होगा या कोई भी लंग डिजीज वगैरह के पेशेंट होंगे, उनको हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि नेगेटिव बैलेंस के पेशेंट हो तो जाए। मैडम इसकी अच्छा क्लिनिकल डॉक्टर सबा, इंपॉर्टेंस क्या इसमें है? डॉक्टर सबा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ। Okay, thank you so much. जो क्रिएटिनिन, रिदा आपके आंसर से रिलेटेड है कि जो जी जी क्रिएटिनिन है उसको हम जी जो क्रिएटिनिन है उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं लेते, बनिस्बत इसके कि जो किडनी फंक्शन है उसमें जो यूरिन आउटपुट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो क्रिएटिनिन किसी भी वजह से कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यूरिन आउटपुट जो है वो किडनी फंक्शन को सही तरीके से आपको क्लियर हो जाता है कि किडनी फंक्शन क्या कर रहा है। बिल्कुल थैंक यू मैडम। इसकी नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इसके हिसाब से हमारे पास चांसेस ऑफ एडिमा या फ्लूइड एक्यूमुलेशन को हम प्रिवेंट करवा रहे होते हैं। लाइक अगर पॉजिटिव बैलेंस, इसका मतलब है आपने फॉर एग्जांपल 100 ml आपने दिया, लेकिन उसने पेशेंट ने क्या किया, उसने वॉल्यूम बहुत, यानी कि उसने वॉल्यूम एक्सक्रीट आउट के 50 ml, यानी कि 50 ml है वो स्टिल इन हिज बॉडी, हिज हर बॉडी में है, तो यानी कि चांसेस एडिमा के बढ़ रहे हैं। जब एक्सरेज वगैरह हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि चांसेस ऑफ फ्यूजन बढ़ जाता है, एडिमा बढ़ा है, पेरिफेरल अगर आप उसको पिटिक एडिमा देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि बॉडी ओवर फ्लूइड में चली गई है। तो आपने इसका पॉजिटिव बैलेंस है, इसको आपने नेगेटिव करना है, लाइक लेसिक्स चलाना है, उसमें आपने कोई भी डाययूरेटिक्स देने हैं, मेडिकेशंस अगर जा रही हैं, जैसे मैं राउंड कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे कहेंगे आप इसके सारे वॉल्यूम को एडजस्ट करें, मिनिमम उसको वॉल्यूम में कर दें ताकि कम वॉल्यूम हमारे पास इसमें बॉडी में जाए, और लेसिक्स के थ्रू भी इसको वॉल्यूम को हम इसको मॉनिटर करते हैं, और ये फ्लूइड चैलेंज देते हैं या लेसिक्स चैलेंज देते हैं, उसमें फिर आपके पास इसमें होता है कि किडनी फंक्शंस को हम यहाँ पे मॉनिटर करवा रहे होते हैं। Okay, madam. I have started Hello, my madam. clinical rounds and this Hello, has been hello, very madam. helpful. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। यस सर। हेलो हेलो मैडम। डॉक्टर सुबह, ये एक क्वेश्चन है कि जो सेप्सिस के हवाले से आपने बताया कि अगर बच्चा ये नहीं कि छोटा ही है और आपको पता है कि हमारे हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी में लेके जाते हैं उस वक्त जो है ना वो अनकॉन्शियसनेस हो चुका होता है बच्चा, तो प्रोफाइलैक्टिकली जो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट, क्योंकि अनकॉन्शियस है, पता नहीं है, तो फौरन क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए और प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी देनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन एज क्राइटेरिया, जैसे मैंने एज क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस छोटा है, ये 2-3 माह का है।
ठीक है, तो ऐसी अगर कंडीशन में आते हैं तो इनिशियली वो ज्यादातर फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं और एम्पेरिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया। कि फॉर एग्जांपल ठीक 0 to 1 तक का है तो हमें पता है कि वहाँ पे लिस्टेरिया है, वहाँ पे वायरल है, वहाँ पे स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन है। तो और उसके साथ ठीक साथ वो ब्लड कल्चर्स वगैरह को भी फॉरन ईआर में चेस करते हैं, जिसके हिसाब से हमें एटलीस्ट पीएच पता लग जाती है, एटलीस्ट हमें सीबीसी उसका पता लग जाता है। पीएच एबीजी जैसे होती हैं हमारे पास यूजुअली पीओसीटी से मॉनिटर हो रही होती है, विद इन अ